हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूरोप में औद्योगिकरण ने पारिवारिक संरचना को किस प्रकार से प्रभावित किया तथा इसमें महिलाओं की भूमिका में कैसे बदलाव आया। तो यदि सबसे पहले हम जानें कि यूरोप में जो औद्योगिकरण था यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, तो ये 1780 के दशक में कहें या फिर कहें ये 18वीं शताब्दी के दौरान हुई थी। ठीक है, जिसको लेकर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मतभेद हैं। इसके ऊपर पूरा एक इतिहास लेखन है। जिस प्रकार से अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करें तो हम देखते हैं कि एरिक हॉब्सबॉम का वही कहना था कि औद्योगिक क्रांति जो है वो ब्रिटेन में 1780 के दशक में शुरू हुई थी और 1830 और 1840 के दशक तक महसूस की गई थी। वहीं हम देखते हैं एक और हिस्टोरियन है, टी.एस. एश्टन। उनका मानना था कि ये लगभग 1760 और 1830 के बीच हुई थी। तो इस प्रकार से इस पे पूरी एक डिबेट है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूरोप में जब ये औद्योगिक क्रांति हुई तो इस औद्योगिक क्रांति ने किस तरीके से पारिवारिक संरचना को अफेक्ट किया, प्रभावित किया और इसमें महिलाओं की भूमिका किस प्रकार से बदली। और एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यदि सबसे पहले अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो हम देखते हैं कि इतिहासकार कहते हैं कि पारिवारिक जीवन के कुछ पक्षों का अध्ययन आसानी से और सटीक रूप से किया जा सकता है, जैसे चर्चों में किए गए जन्म, विवाह और दफन के आंकड़ों से परिवार की संरचना की विधि का पता चलता है। और एक प्रजनन इकाई के रूप में परिवार की स्पष्ट स्थिति की भी इससे जानकारी होती है। आमतौर पर यह माना जाता था कि पहले औद्योगिक समाज की ओर बढ़ने के क्रम में परिवार का पुराना रूप नष्ट हो गया, जिसमें कम उम्र में शादी कर दी जाती थी और एक बड़ी संख्या में लोग रहते थे। परिवार के सदस्य अपने घर और परिवार के साथ गहरे रूप से जुड़े होते थे। तो बेसिकली अगर हम इसे सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो यूरोप में पारिवारिक संरचना थी या फिर परिवार का इतिहास था वो बहुत लंबा रहा। ठीक है, पहले क्या होता था, यहाँ पे इतिहासकार जो थे, इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं यूरोप में जो पारिवारिक संरचना थी उसको लेकर, किस प्रकार से उसमें एक बदलाव आया। ठीक है, तो वो ये कहते हैं, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि किस तरीके से जब औद्योगिकरण से पहले का जो पारिवारिक संरचना थी वो एक संयुक्त परिवार की थी। बड़े यानी कि परिवार में सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही नहीं थे बल्कि उसके अलावा भी कई सदस्य होते थे। ठीक है, जो कि परिवार के साथ रहती थी और एक जॉइंट फैमिली थी। लेकिन जिस तरीके से जब औद्योगिकरण हुआ, यूरोप में औद्योगिकरण के बाद परिवार की संरचना में परिवर्तन आया, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि परिवार की जो संख्या थी, परिवार में सदस्यों की संख्या वो छोटी हो गई। ठीक है, और सिर्फ जो लोग थे वो घर और परिवार के साथ गहरे रूप से जुड़े होते थे पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इतिहासकार यही कहने का प्रयास कर रहे हैं, ये उन्होंने समझाया है। ठीक है, अब यदि हम देखें कि किस तरीके से 1960 के दशक में पीटर लेस्लेट और जॉन हैजनल जैसे विद्वानों ने इस दिशा में शोध कर इस मान्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाया और उन्होंने कहा कि ये मान्यता सही नहीं है। यानी कि जैसे कि हमने पृष्ठभूमि में देखा कि किस तरीके से इतिहासकारों ने कहा कि यूरोप में औद्योगिकरण से पहले पारिवारिक संरचना में जो सदस्यों की संख्या थी वो ज़्यादा थी। ठीक है, लोग ज़्यादा थे, मेंबर ज़्यादा थे। ठीक है, वहीं औद्योगिकरण के बाद परिवार की संख्या में सदस्यों की संख्या जो थी, पारिवारिक संरचना में सदस्यों की संख्या जो थी वो कम हो गई थी। ठीक है, छोटे परिवार होने लगे थे। लेकिन पीटर लेस्लेट और जॉन हेजनल जो हैं वो इस मत पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और इस बात के खिलाफ होते हैं और इससे सहमत नहीं होते हैं। बेशक ऐसे कह सकते हैं कि वो सहमति नहीं जताते हैं, इससे असहमति जताते हुए वो अपना पक्ष रखते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं था। ठीक है, वो अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि आधुनिक छोटे परिवार का जो जन्म था वो औद्योगिकरण के कारण नहीं हुआ था, बल्कि उनका मानना था कि इंग्लैंड और अन्य देशों में औद्योगिकरण के काफ़ी पहले से कई शताब्दियों से छोटे परिवार मौजूद थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसे सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि वो अपने मत के पीछे जो जनरल एक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, तो वो दिखाते हैं कि किस तरीके से औद्योगिकरण के दौरान सबसे महत्वपूर्ण ये समझना है कि किस तरीके से औद्योगिकरण के दौरान जनसांख्यिकी परिवर्तन हुआ और इस दौरान जानबूझकर परिवार के आकार पर नियंत्रण लगाया गया और बच्चे कम पैदा किए गए। स्थानीय संस्कृति और आर्थिक स्वरूप परिवार का ढांचा निर्धारित करने के प्रमुख तत्व थे, क्योंकि लोग दैनिक कार्यों के संचालन में भावना, कर्तव्य और पारस्परिक के जाल से होकर गुजरते थे। तो इसीलिए ये कोशिश की जाती थी कि बच्चे कम पैदा किए जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे वो समझाने का प्रयास करते हैं लेस्लेट कि यहाँ पे जो
परिवार के सदस्य में परिवर्तन आया था तो वो औद्योगिकरण के कारण नहीं आया। इसके अलावा यदि हम बात करें कि जिस प्रकार से उनके अनुसंधान से साबित हो गया था कि हाँ, उनका मत बिल्कुल सही है, तो हम देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में इनका अनुपात 20% हो गया था, जैसे उत्तरी और पश्चिमी यूरोप में और विशेष रूप से मध्य और दक्षिणी यूरोप में, और एग्जाम्पल के लिए इटली। ठीक है, तो इसके अगर हम बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करें सरल शब्दों में, तो हम देखते हैं कि विस्तृत यानी कि बड़े परिवारों के अनेक उद्देश्य थे जो उनकी आय, संस्कृति, क्षेत्र और सदस्यों की आवश्यकता पर निर्भर करता था। ठीक है, वहीं दूसरी ओर प्रारंभिक औद्योगिकरण का स्त्रियों के कार्य के स्वरूप पर कोई खास प्रभाव नहीं था। ठीक है, फिर भी आर्थिक और शहरी प्रगति से संबंध परिवर्तनों ने स्त्रियों के कार्य क्षेत्र को परिवर्तित किया और वेतन के लिए कार्यरत महिलाओं की संख्या में बढ़त हुई। गृह आधारित उत्पादन पद्धति की पतनशीलता का ये परिणाम था कि स्त्रियां अब अधिकतर घर से दूर जाकर कार्य करने लगी। अधिकतर स्त्रियों के लिए पैसा कमाना ही रोजगार का प्रमुख उद्देश्य था। परिवार के वेतन आधारित अर्थव्यवस्था के कारण परिवार के सदस्य एक दूसरे पर आश्रित थे और परिवार के प्रति आभारी थे। इस प्रकार परिवार की सदस्यता और पारिवारिक संबंध महत्वपूर्ण बन रहे। परंपरा के अनुरूप ही बेटियों और पत्नियां पारिवारिक हित के लिए कार्य करती रही। तो बेसिकली अगर हम इसके बैकग्राउंड को समझें तो हम देखते हैं कि पारिवारिक अर्थव्यवस्था के पुराने नियम जो थे वो जैसे पहले थे वैसे ही चलते रहे, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों ने मुख्य रूप से वेतन आधारित श्रम के कारण परिवार के साथ स्त्रियों के संबंध में एक बदलाव ला दिया था। ठीक है, कि जिस तरीके से महिलाएं थीं अब कमाने लगी थीं तो वो वेतन आधारित श्रम करने लगी थी, उन्हें वेतन मिलता था उनके श्रम का, तो इस वजह से उनके जो संबंध थे उनके परिवार के साथ वो बदलने लगे। जहाँ एक और बेटियों के संबंध में बदलाव आया तो वहीं दूसरी ओर विवाहित स्त्रियां भी अपना समय उत्पादन के कार्यों और घरेलू कार्यों में हाथ बटाने लगी। घर की आर्थिक स्थिति में पुत्री का योगदान पहले की तरह ही परिवार की आवश्यकता के अनुरूप परिभाषित किया जाता था। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक इनकम का सोर्स भी बन गई। ठीक है, अब उन्हें लगने लगा कि हाँ वो एक थोड़ा बोझ कम बनने लगी थी। ठीक है, वो उन्हें कुछ अर्न करके दे रही थी, तो थोड़ी सहायता दे रही थी अपने घर वालों को, तो थोड़ा एक नज़रिया बदलने लगा। इंग्लैंड और फ्रांस में निर्धन वर्ग की पुत्रियां अधिकतर घरेलू सेविकाओं के रूप में कार्य करती थीं। शहरों में बढ़ते हुए मध्यम वर्ग के प्रभाव के कारण घरेलू सेवकों की मांग बढ़ती जा रही थी। इस कार्य के लिए विशेष निपुणता की आवश्यकता नहीं थी। कुछ बालिकाएं वेतन के लिए दूसरे क्षेत्रों में भी काम करती थी। धीरे धीरे अपने अभिभावकों के साथ, अभिभावक यानी कि पेरेंट्स, इनके साथ भी पुत्रियों के संबंध में परिवर्तन आया। परिणाम स्वरूप जहां एक और युवतियों को अधिक विकल्प उपलब्ध थे, वहीं दूसरी ओर उनके लिए खतरे भी बढ़ गए। शहरों में जाने से उनके कार्य के विकल्प भी बढ़ गए और अब वे वस्त्र उद्योग में भी कार्य करने लगे। यहाँ तक कि वेश्यावृत्ति का भी विकल्प उपलब्ध हो गया। अधिकतर लड़कियां अपने घरों में पैसा भेजती थी, लेकिन धीरे धीरे उनका संबंध अपने घरों से टूटने लगा और इस प्रकार स्थायी प्रवास को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे ये समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार से उनके लिए खतरे बढ़ गए थे, तो हम देखते हैं कि वेतन आधारित अर्थव्यवस्था से परिवारों में विवाहित स्त्रियों की भूमिका में विविधता आई, यानी कि एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। परिवार की आय में उनका योगदान था, घर के कार्य भी वे करती थी, बच्चों को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना और उनका ख्याल रखना। वहीं औद्योगिकरण के कारण स्त्रियों की घरेलू गतिविधियों और वेतन आधारित श्रम में स्पष्टता दिखाई देती थी। ठीक है, अधिकतर औद्योगिक कार्यों में निपुणता और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती और घर से उन्हें दूर रहना पड़ता था। इसीलिए विवाहित स्त्रियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और विवाहित स्त्रियों को कोई प्राथमिकता भी नहीं देता था। ठीक है, यही वजह थी कि विवाहित जो स्त्रियां थी, मैरिड वीमेंस थी, उनको कोई प्राथमिकता भी नहीं देता था और उनका वेतन भी कम था। ठीक है, उन्हें वेजेस कम दी जाती थी औरों के मुकाबले। ठीक है, तो इस प्रकार विवाहित स्त्रियों का शोषण जो था वो अधिक होता था। यानी कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से अगर एक मैरिड वीमेन है और उसको पैसे की ज़रूरत है या वो काम करना चाहती है वेतन के लिए, तो उसे वेजेस कम दी जाती थी। यूरोप में नारीवाद के उदय और विस्तार की ओर कोई एक निश्चित तिथि या सामान तो नहीं है, किंतु प्रारंभिक बौद्धिक लक्षण 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में प्रबोधनवाद के साथ हैं।
यानी कि इतिहासकार मार्टिन पुंग ने बताया कि इस समय तक ये समझा जाने लगा कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी विचारशील प्राणी हैं, जिसमें समान को मौलिक अधिकार होते हैं तथा उनमें भी इस स्वागत शासन की उतनी ही क्षमता होती है। और इस प्रकार से विचारों का प्रभावशील का वर्णन कुछ प्रमुख यूरोपीय नारीवादियों के कार्यों में देखा जा सकता है। बेसिकली यहाँ पे जो मार्टिन पुंग है वो ये कहने का प्रयास करते हैं कि महिलाएं भी इस वक्त तक इतनी विचारशील हो चुकी हैं कि उन्हें भी समान मौलिक अधिकारों की हकदार है वो, ठीक है। और वहीं वो दिखाते हैं कि किस तरीके से यूरोपवादियों ने यूरोपवादी नारीवादियों के कार्यों में देखा जा सकता है, यानी कि यूरोपीय नारीवादियों के कार्यों में देखा जा सकता है जो प्रारंभिक नारीवादी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। कि अंग्रेजी जिस प्रकार से वो कुछ एग्जाम्पल के बेस पे बात करते हैं, जिसमें वो एग्जाम्पल देते हैं कि अंग्रेजी नारीवादी मैरी वॉलेंसक्राफ्ट की एक कृति है, यानी कि उनकी एक बुक है जो कि है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वेमेन। और जर्मन नारीवादी थियोडोर गॉडविन वॉन हिपेल की जो बुक है वो है ऑन द सिविल इम्प्रूवमेंट ऑफ वेमेन। वास्तव में फ्रांसीसी क्रांति के समय जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई काइये द डोलेंस में लगभग 33 काइये नारी उद्गारों के संबंध में थी। लेकिन ये जो घटनाएं ये नारीवादी अभिव्यक्ति की एक बहुत छोटी सी अभिव्यक्ति थी। वो ये सब एग्जाम्पल देकर ये बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति से ही महिलाओं की एक भागीदारी हमें देखने को मिलती है, लेकिन बहुत ही छोटे रूप में। वहीं 1792 के संविधान द्वारा स्त्रियों के सार्वजनिक जीवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा स्त्रियों के क्लबों को 1793 के सम्मेलन द्वारा समाप्त कर दिया गया, ठीक है। जिसमें वो दिखाने का प्रयास करते हैं कि नेपोलियन की 1804 की नागरिक संहिता भी फ्रांसीसी क्रांति का ही परिणाम थी, जो कि अगली शताब्दी में पूरे यूरोप में बहुत ही व्यापक रूप से लागू भी हुई और पत्नियों को कानूनी अधिकार नहीं थे। वो बताते हैं कि किस तरीके से पहले पत्नियों को कानूनी अधिकार नहीं थे। अपनी संपत्ति, आमदनी और बच्चों से संबंधित सभी अधिकार उन्होंने अपने पतियों को सौंप रखे थे। आमतौर पर उन्हें तलाक का अधिकार भी नहीं था, यानी कि उनके पास कोई भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अधिकार नहीं था। ये हमें बेसिकली मार्टिन पुंग बताते हैं कि किस तरीके से उनके साथ शुरू से ही भेदभाव होता चला है, यानी कि उन महिलाओं ने खुद ही ये स्वीकार कर लिया है कि उन्हें कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी और उन्होंने खुद को अपनी कानूनी अधिकार तक को अपने पति के हाथों में सौंप दिया था। जिसकी वजह से क्या होता है, वो कहते हैं कि लेकिन आज महिला जो है वो इतनी विचारशील है कि उसे उसके मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि महिला स्वतंत्रता का जो मुद्दा है वो 19वीं शताब्दी में उदारवाद के विकास के साथ मजबूत रूप से जुड़ता है और सामने आता है, जिसको लेकर जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी अपना तर्क दिया कि जो नारी का स्वभाव है समझा जाता है वो एकदम कृत्रिम वस्तु है। यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल ये बताते हैं कि नारी को एक आर्टिफिशियल चीज़ की तरह समझा जाती है, कुछ क्षेत्रों में दबाव का परिणाम है और कुछ में अस्वाभाविक रूप से झिझकोड़ने का। यानी कि बेसिकली वो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं किस तरीके से महिलाओं को बहुत ही या तो कहीं कहीं वो चुप रहती हैं, इस वजह से उन्हें दबाया जाता है, और कहीं कहीं उनको ज़बरदस्ती दबाया जाता है। कोई अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश भी करता है तो भी उसे कहीं ना कहीं उसका शोषण करके दबा दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वो ये बताते हैं कि किस तरीके से एक अन्य प्रचलित मान्यता के अनुसार प्रकृति ने स्त्री और पुरुष की संरचना इस प्रकार से की है कि दोनों समाज में हमेशा अलग अलग भूमिका निभाते हैं और इसके लिए उनके जो गुण हैं और उनकी मानसिकताएं हैं वो भी बहुत अलग अलग हैं। 19वीं शताब्दी के अधिकतर नारीवादियों ने ये तो माना कि स्त्रियां जो हैं वो मूलभूत रूप से अलग हैं, लेकिन ये भी कहा कि ये उनके जीवन के विशिष्ट भूमि अनुभवों से यानी कि विशिष्ट अनुभवों से निर्धारित होता है। उन्होंने नारी के अलग कार्य क्षेत्र की अवधारणा का विरोध किया, यानी कि उनका कहना था कि माता के रूप में स्त्रियां राज्य को स्थिरता प्रदान करती हैं और उनके गुण और रुचियां राजनीतिक क्षेत्र के लिए अत्यधिक लाभप्रद है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें कही गई, जहाँ एक तरफ स्त्री को माता कहा गया है, वहीं दूसरी तरफ उसे एक स्थिरता के रूप में भी प्रदर्शित किया गया है। ये बताने का प्रयास करते हैं, यानी कि इसे अगर हम सरल शब्दों में समझें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जो जॉन स्टुअर्ट मिल है वो ये समझाने का प्रयास करते हैं कि जो एक अलग से मत आता है या एक अलग से हम मान्यता देखते हैं उसमें स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में स्वाभाविक रूप से कम हिंसात्मक और अधिक त्यागी दिखाया जाता है, ठीक है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि वो ज़्यादा सभ्यतापूर्ण और सुधार परक लगती हैं, और ये जो बात है स्त्रियों की वो उनका एक चतुर तर्क है। ये जो चतुर तर्क है स्त्रियों का ये
लोगों का सहयोग जीतने में सहायक होता है और पुरुषों को उनके तर्कों की विसंगतियों से अवगत करा देता है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि आधुनिक नारीवादी आंदोलन जो था वो 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ। और ये अवधारणा है कि उससे पहले स्त्रियां अपने घरों में ही रहती थी, घर का काम करती थी और सेवकों की तरह इनका बड़ा योगदान था, लेकिन ये भी प्राथमिक शिक्षा से ज़्यादा पढ़ नहीं पाती थी। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में इनका प्रवेश जो था वर्जित था, ठीक है, मना था। इनका कहना था कि जिस तरीके से महिलाएं जो थी वो गृह कार्य में सेवक की तरह इनका बहुत बड़ा योगदान जो था, लेकिन ये कभी भी प्राथमिक शिक्षा से ज़्यादा पढ़ नहीं पाई। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में इनका प्रवेश वर्जित था और इसका कारण, यानी कि इसके कारण विभिन्न व्यवसायों या नौकरशाही में इनकी भागीदारी नहीं थी। 1850 के बाद जो स्त्रियां घरेलू व्यवसाय चला रही थी, उन्हें भी इन क्षेत्रों से निकाल दिया गया। तो उन्हें निकाला क्यों गया? क्योंकि बुर्जुआदी विचारधारा के अनुसार स्त्री और पुरुष के कार्य क्षेत्र अलग अलग थे और पुरुषों के लिए बाजार और सार्वजनिक जीवन तथा स्त्रियों के लिए घर और बच्चों का पालन पोषण। हालांकि नई मुक्ति की बातें लंबे समय से चल रही थी, लेकिन संगठित नारी आंदोलन बहुत देर से प्रकट हुआ। वहीं हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 1840 और ब्रिटेन में 1850 के दशक में नारीवादी आंदोलन का उदय हुआ। समय और क्षेत्र के अनुसार इसमें विविधता आई, लेकिन चार प्रमुख क्षेत्रों पर यह केंद्रित था। पहला आर्थिक मुद्दे थे, जिसमें शिक्षा और व्यवसाय शामिल थे। दूसरा विवाह से संबंधित सुधार का था, जैसे समान तलाक व्यवस्था, आय पर पत्नी का हक। तीसरा था लैंगिक नैतिकता के दोहरे मानदंड पर प्रहार और चौथा था नागरिकता का औपचारिक अधिकार, अर्थात संसदीय चुनाव में उनकी भागीदारी। तो बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि महिला आंदोलन जो था वो एक लंबे समय तक और बहुत ही बड़े सहयोग के लिए संघर्षरत इसमें रहना पड़ा महिलाओं को, और इसमें मुख्य रूप से छोटे शहरी और मध्य वर्गीय दबाव समूह शामिल थे। सहानुभूतिपूर्ण राजनीतिज्ञों ने भी इसमें सहयोग दिया और बहुत मुख्य धाराओं में प्रवेश करने में सफल भी हुआ ये। जर्मनी को छोड़कर अधिकतर देशों में मजदूर वर्ग की महिलाओं को आकर्षित करना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया। इसके अलावा नारीवादियों ने अपने कार्यों को पूर्ण रूप से गर्व के साथ निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे इसके लिए उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना ही क्यों ना करना पड़ा हो। मध्यवर्गीय महिलाओं की केंद्रीय भूमिका नारीवाद की प्रथम चरण के विश्लेषण में महत्वपूर्ण है। नारीवादी आंदोलन में भागीदार स्त्रियों की एक निश्चित पृष्ठभूमि थी, जिसमें ऐसे तत्व शामिल थे जैसे कि प्रोटेस्टेंट धर्म की भूमिका, उच्च शिक्षा, उदारवादी राजनीति और नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति में पारिवारिक सहयोग, और आमतौर पर नारीवादियों को अपने पिताओं का सकारात्मक सहयोग भी प्राप्त हुआ। तो इसमें हम देखते हैं कि जो अविवाहित महिलाएं थीं, मध्य वर्गीय महिलाओं को अक्सर प्रचलित विचारधाराओं के प्रभाव को सहन करना पड़ता था, क्योंकि एक तो विभिन्न व्यवसायों में उनका प्रवेश आसान नहीं था, ठीक है, यानी कि वो किसी भी व्यवसाय में नहीं जा सकती थी। ऐसे उन्हें बहुत ही सोच समझ के हर व्यवसाय को चुनना पड़ता था। जिस व्यवसाय को वो करना चाहती थी वो ऐसे नहीं जा सकती थी, क्योंकि उस टाइम पे लोग इतने ओपन माइंडेड नहीं थे, ठीक है। वहीं हम देखते हैं कि दूसरे उनके पास आजीविका के स्वतंत्र स्रोत भी नहीं थे, सोर्सेज नहीं थे उनके पास। अधिकतर नारीवादी महिलाएं वास्तव में विवाहित स्त्रियां थीं, जिन्हें नारीवादी अभियानों में अपने पतियों का सहयोग प्राप्त था। 19वीं शताब्दी में नारीवादी मुद्दे भी बदलते रहे, ठीक है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे नारीवादी मुद्दे भी बदलते गए। 1870 तक वेश्यावृत्ति का मुद्दा जो था वो प्रमुख बन गया, और इसका विशिष्ट उदाहरण जो था ब्रिटेन में जॉर्ज फिन बटलर द्वारा दिया गया, जिसमें क्या होता है कि संक्रामक रोगों के अधिनियम को निरस्त करने की मांग की गई थी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि स्वीडन की नारीवादी नेत्री एलन के ने तर्क दिया कि संतुष्ट ना होने की स्थिति में स्त्रियों को विवाह रद्द करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और अपने साथी की आधी आय उनको प्राप्त होनी चाहिए। उनके विचार जर्मन में प्रभावशाली सिद्ध हुए, जहां 1904 में लीग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मदर्स की स्थापना हुई, ठीक है। तो बेसिकली इनका तर्क था कि विवाह स्त्रियों के लिए दमनकारी होता है, यानी कि जो स्वीडन की नारीवादी नेत्री एलन थी, इनका ये कहना था कि जो विवाह है वो महिलाओं के लिए दमनकारी होता है, और इसलिए स्त्रियों की पहुंच जो होती है वह प्रजनन प्रक्रिया और तलाक तक होनी चाहिए, यानी कि स्वच्छंद संयोग को कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। ब्रिटेन जैसे कुछ देशों के नारीवादियों ने कामुकता और विवाह के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। वहीं एक और हिस्टोरियन की बात अगर हम करें तो एग्जाम्पल के लिए तो हम देखते हैं कि सेसिली हैमिल्टन जो थी, उनकी बहुत ही फेमस बुक है मैरिज एट द ट्रेड।
ठीक है, तो उसमें ये उन्होंने दावा किया है कि स्त्रियां जो हैं वो वास्तव में केवल रहने और खाने की सुविधा के बदले अपने आप को समर्पित कर देती हैं। यानी कि महिलाओं को एक तरीके से एक चीज़ के रूप में देखा जाता है, यानी कि महिलाएं खुद अपने आप को समर्पित करती हैं, जिसमें ये बताया गया उस बुक में। सिर्फ रहने के लिए कि आप उस घर में रह रहे हो और खा रहे हो, ठीक है, तो ये सुविधा पाने के लिए वो अपने आप को समर्पित कर देती हैं। और 1913 में द ग्रेट स्कर्ज प्रकाशित हुई, जो कि सेसिली हैमिल्टन की ही दूसरी बुक थी, जो क्रिस्टाबेल पैकहर्ट द्वारा लिखी गई थी। और इसके बाद 1918 में मैरी स्टॉप्स की भी एक पुस्तक थी, वो थी मैरिड लव, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या था कि अंग्रेज नारीवादी भी इससे प्रभावित हुए और अब यौन संबंधों को विवाहित जीवन के अंतर्गत अपनाया जाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से महिलाओं के बदलाव हमें देखते हैं कि महिलाओं की भूमिका किस तरीके से बदली। ठीक है, अब महिलाएं जो थी वो औद्योगिकरण के बाद हम देखते हैं कि महिलाएं जो थी वो वेतन पर आधारित श्रम करने लगी थी। ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ उठने लगी, वो अपने लिए हक की आवाज़ उठाने लगी। ठीक है, नारीवादियों को उन्हें बहुत ज़्यादा सहयोग भी प्राप्त हुआ। तो यदि हम बात करें निष्कर्ष की, तो हम देखते हैं कि यूरोप में औद्योगिकरण का पारिवारिक संरचना पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, जिसमें जन्म दर में कमी आई, महिलाओं की भूमिका बाहरी दुनिया में बढ़ी, वे आत्मनिर्भर हुई, तथा महिला आंदोलन से उनके मौलिक अधिकारों के साथ अन्य देशों में नारीवादी पर लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।